कह रहा है चुंबक जो है लोहे के बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक ना। विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है चुंबक, उसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसमें एक जो चुंबक का आकर्षण बल चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु, सिरा माने अंतिम बिंदु, अंतिम सिरा, सिरा लास्ट वाला चीज को, सिरा का वह अंतिम बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा रहता है। चुंबक का आकर्षण बल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ज्यादा रहता है। इसलिए चुंबक का अंतिम छोर पर, अंतिम सिरा पर चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा रहता है। यहाँ पर कोई वस्तु को ज्यादा खींचता है, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव है। जब चुंबक को हम लोग स्वतंत्र लटकाएंगे, एक ध्रुव उत्तर की ओर, एक ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। उत्तर ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कह रहा सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित। सजातीय मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित, मतलब कि रिपेल कहते हैं। रिपेल सजातीय रहेगा, सजातीय ध्रुव सजातीय रहेगा एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षण में दूसरी ओर फेंकेगा। यही विजातीय रहेगा तो आकर्षण होता है, एक दूसरे को सटा देता है। वैसे पदार्थ जिन पदार्थ से हम लोग वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। जो पदार्थ का चुंबक अगर आकर्षित कर लिया तो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा को चुंबक आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना। कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, यहाँ निकेल, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनसे कुछ मिश्र धातु। लोहा, कोबाल्ट, निकेल है ना। लोहा, कोबाल्ट, निकेल तो ये है, और लोहा, कोबाल्ट, निकेल के अलावा जो बनेगा मिश्र धातु, वो भी कुछ मिश्र धातु भी है। अगला पॉइंट है वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है और चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक की तरह अचुंबकीय है। कह रहा है जब किसी कंपास सुई है, सरल कंपास सुई के निकट कोई चुंबकीय ऐसे दक्षिण उत्तर रहता है सुई के, है ना। कोई वस्तु ना इसका सामने लाने चुंबकीय पदार्थ है, कोई भी चीज दक्षिण उत्तर दिशा में रहता है ना। जब इसके पास चुंबक या चुंबकीय पदार्थ लाते हैं तो सुई के निकट लाते हैं। मान लो चुंबकीय पदार्थ लाने, कोई वस्तु लाने चुंबकीय पदार्थ है ना। चुंबकीय पदार्थ लाने तो सुई की दिशा विक्षेपित होता है ना। विक्षेपित करने मतलब कि थोड़ा हिल जाएगा। इधर से कोई चुंबकीय पदार्थ लाने या चुंबक लाने तो इसका दिशा हिल जाएगा, इधर हिल जाएगा थोड़ा ना। विक्षेपित मतलब क्या, इधर आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। कब? जब कंपास के सामने कोई चुंबकीय पदार्थ लाने का तब, कोई चुंबकीय पदार्थ लाने का तब विक्षेपित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच में कुछ है ना। ऐसा इसलिए होता है कि चुंबक जो चुंबक है अपने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबक क्या करता है? अपने आसपास के क्षेत्र को चुंबक उत्पन्न करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो चुंबक है चुंबकीय अपने आसपास के क्षेत्र क्या करता है? अपने आसपास के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यही चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं MF। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण सुई जो है इसको हिला देता है। यही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र, यही चुंबकीय क्षेत्र सुई पे बल लगाता है। भाई वाह, तू तो भाग, तू इधर आ।
यही चुंबकीय क्षेत्र का लगाता है बल का किस पर, तो चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है किस पर, तो सुई पर, है ना, बल लगाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र जब बल लगाता है सुई पर तो सुई विक्षेपित होता है। सुई का होता है, विक्षेपित हो जाता है, ठीक ना। सुई किसके कारण विक्षेपित हो रहा है, हट रहा है, हिल डुल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से पैदा हो रहा है, चुंबक से। यही चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ से, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखा से दर्शाते हैं। यही चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखा से दर्शाते हैं, रेखा से दर्शाते हैं। जो देखना ना, रेखा, रेखे से दर्शाते हैं, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखा से दर्शाते हैं, रेखा से। देखिए यहाँ पे समझिए, है ना, चुंबकीय क्षेत्र देख लिया। चुंबकीय क्षेत्र इससे उत्पन्न हो रहा है, ठीक ना। इसको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ तक रेखा जो दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। यह चुंबक है, चुंबक का बल यहाँ तक काम कर रहा है और यहाँ तक बल काम कर रहा है, इसको चुंबकीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय रेखा। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखा से दर्शाते हैं, चुंबकीय रेखा से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा उत्तर से निकलता है बाहर में उत्तर से निकलता है, सीधे साउथ में जाता है। बाहर से निकलता है चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा बाहर से निकलता, उत्तर से निकलता है, बाहर में साउथ में जाता है। अब अंतर बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा साउथ से नॉर्थ में जाता है, अंतर में जाता है साउथ से नॉर्थ। चुंबकीय क्षेत्र के गुण देखे, गुण। चुंबकीय क्षेत्र गुण है क्या, कोई भी चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं, ये रेखा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये सब है ना। गुण देख लेना, एक सतत बंद वक्र है। कहा, सतत बंद वक्र है, हमेशा बंद वक्र में हो रहा है। देखिए इधर से निकला इधर आया तो बंद हो गया, इधर से निकला इधर आया तो बंद हो गया। देखिए बंद हो गया, इधर से नॉर्थ से निकला साउथ में आया तो बंद हो गया, बंद हो गया, पूरा पूरा पैक हो गया। कंपास की विधि तो सतत बंद वक्र है। वे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल करके, कौन, चुंबकीय क्षेत्र जो है रेखा, रेखा उत्तर ध्रुव से निकलता है, रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करता है। उत्तर से निकलता है और दक्षिण में प्रवेश कर रहा है, उत्तर से निकल रहा है, उत्तर से निकलता है, दक्षिण में प्रवेश करता है। और पुनः चुंबक के भीतर होते हुए उत्तर ध्रुव से उत्तरी ध्रुव पर चलाता है। बाहर से बंद वक्र की तरफ होता है, उत्तर से निकलता है, साउथ में जाता है, बाहर अब बंद हो जाता है ये सब। पुनः साउथ से अंदर में भीतर में होते हुए साउथ से नॉर्थ में पुनः चलाता है। ध्रुव के समीप जो क्षेत्र रेखा घनी होता है, घनी है तो वहाँ बल भी ज्यादा लगेगा। उत्तर कोई भी ध्रुव, चाहे ध्रुव देखिए, ध्रुव देखिए, उत्तर देखिए, दक्षिण देखिए, यहाँ पर बल रेखा देखिए बहुत घने में है ना। विद्युत फ्लक्स यहाँ ज्यादा लग रहा है ना, यहाँ विद्युत फ्लक्स कम है, तो जो जितना घनी उतना ही फ्लक्स ज्यादा है, विद्युत फ्लक्स ज्यादा है। तो कह रहा है चुंबकीय बल रेखा कहाँ ज्यादा लगेगा, ध्रुव पर ज्यादा होता है। ध्रुव पर देखिए खाजा बजा है, इसलिए ध्रुव पर बल रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज्यादा है तो बल रेखा भी ज्यादा लगेगा, विद्युत फ्लक्स भी ज्यादा लगेगा। वही का ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, परंतु जो दूर उनकी दूरी से बढ़ती जाती है, दूरी बढ़ते जाके तो घना तो घटता जाता है। घना तो देखा जाए दूर ध्रुव पर ज्यादा होता है घना, तो चुंबकीय रेखाएं ध्रुव पर ज्यादा देखें, और जहीं ध्रुव से दूर हटेंगे तो घना तो घटता जाता है। जहीं ध्रुव से हट रहे हैं, ध्रुव से जितना दूर जा रहे हैं उसकी दो रेखाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रहा है, एक घना तो कम रहा है, घना तो कमता है, घना तो एक ही कम रहा है, और ध्रुव पर घना तो ज्यादा है। क्षेत्र रेखा, यही क्षेत्र रेखा जो है ना, ये जो क्षेत्र रेखा ना है, क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताता है। क्षेत्र रेखा जो है ना, खींची गई किसी बिंदु पर, कोई बिंदु पर, यहाँ बिंदु ले लिए है ना, ये बिंदु ले लिए यहाँ पर, तो ये बताता है क्षेत्र रेखा इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताता है। इस क्षेत्र की दिशा बता रहा है इसे, मान ली बिंदु ले लिया तो इस क्षेत्र का बता रहा है कि ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है। वही क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा होती है, ठीक ना। उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा बताती है स्पर्श रेखा। क्षेत्र रेखा के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का द्योतक है। कह रहा है क्षेत्र रेखा के निकट कोई है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, शक्ति बताता है ना। कोई का क्षेत्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बताता है, शक्ति बताता है, वही द्योतक है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अधिक निकट होगा, अर्थात वहाँ ये रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। क्षेत्र रेखा एक दूसरे के निकट रहेगा तो वहाँ घनत्व ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है। क्षेत्र रेखा देखिए यहाँ नजदीक है, इसलिए घनत्व ज़्यादा है यहाँ पर। वहाँ चुंबकीय अधिक होता है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल भी होगा। क्षेत्र रेखा यहाँ ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ रेखा भी ज़्यादा है, इस चलते घनत्व भी ज़्यादा है, और घनत्व ज़्यादा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, शक्ति ज़्यादा यहाँ लगेगा। वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ध्रुव के निकट चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रहता है, चुंबकीय बल रेखा भी ज़्यादा है, घनत्व भी ज़्यादा है, और प्रबल भी यहाँ शक्ति ज़्यादा लगता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रेखा यहाँ पे ज़्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल भी ज़्यादा है, शक्ति भी ज़्यादा यहीं लगेगा, ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर। चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। देखिए एक दूसरे को नहीं काटता है, यदि एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव होता है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती है, अतः उस बिंदु पर कंपास की सुई दो दिशाओं में स्थिर होती है, जो असंभव है। मैंने इतना याद कर लीजिए कि कटान बिंदु एक दूसरे को नहीं काटता, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसे? ज़्यादा सुना। 1820-21 में, 21 भी दे सकता, 20 भी देगा। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक था, इसने सिद्ध करता है क्या, कोई चालक तार रहेगा ना, ये चालक तार है, कोई चालक तार रहेगा, ये इसे जब हम लोग करंट देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चालक तार से क्या प्रवाहित कर रहे हैं? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं चालक तार से। जब विद्युत धारा जाती है तो जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है तो इसके चारों ओर, चालक तार है नहीं, चालक तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। चारों ओर क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यही हो गया चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कहिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहिए, हाँ वही कहिए। विद्युत से उत्पन्न हो रहा है इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। तो ही 1820-21 में ऑस्टेड वैज्ञानिक ने सिद्ध करता है, जब कोई चालक तार रहेगा ना, इस चालक तार से करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो चारों ओर चालक तारवा के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वही ऑस्टेड के प्रयोग में सिद्ध कर लेता है, कंपास सुई रख करके, इससे तार से लाइन प्रवाहित करता है। लाइन प्रवाहित किया तो ये जो है ये धुर इधर में घूम गया, ये धुर है इधर में घूम गया। ये है कंपास लगा था पहले से, सुई का विक्षेपित होकर के देख इधर नॉर्थ आ गया, इधर नॉर्थ था पहले, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर था, साउथ इधर में आ गया। जब तार प्रवाहित करते हैं, इससे सिद्ध करता है कि जब धारा प्रवाहित करते हैं कोई तार में तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। चुंबकीय क्षेत्र तब नहीं तो इसको इधर में घुमा दिया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इससे स्पष्ट होता है कि धारा के तार
धारावाही तार के कारण चुंबकीय सुई की विक्षेपित होता है। और ऑर्स्टेड के प्रयोग से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? चुंबकीय सुई के विक्षेपित की दिशा धारा की दिशा तो निर्भर करती है। चुंबकीय सुई के विक्षेपित जो दिशा है, चुंबकीय सुई जन विक्षेपित हो जाएगा वही दिशा बताता है। चुंबकीय के विक्षेपित दिशा ही धारा की दिशा निर्भर करती है। देखिए इधर विक्षेपित हुआ, हम कहते हैं धारा नीचे में आ रहा है, इधर विक्षेपित हुआ धारा इधर में आ रहा है ना, इधर नॉर्थ में, इधर में। इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे। अगर देखिए तार ऊपर गया है, इधर में विक्षेपित हुआ। अगर तार अंदर गया है, हाईलाइट नहीं किया है तो अंदर गया है तो इधर में विक्षेपित हुआ। तार पर डिपेंड है कि तार ऊपर है नीचे, इस पर भी डिपेंड रहता है सुई के विक्षेपित होने की दिशा। ऑर्स्टेड के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि चुंबकीय सुई के विक्षेपित की दिशा, चुंबकीय विक्षेपित सुई की दिशा वही धारा की दिशा पर तो निर्भर करती है। धारा की दिशा पर डिपेंड करता है चुंबकीय सुई की विक्षेपित दिशा। चुंबकीय सुई का जब विक्षेपित हटता है वो धारा पर डिपेंड रहता है। इसके साथ साथ इस बात पर निर्भर करता है तार चुंबकीय सुई के ऊपर या नीचे है। तो चुंबकीय सुई किस पर डिपेंड है? जब चुंबकीय सुई किस पर डिपेंड है? धारा के दिशा पर निर्भर है। धारा के दिशा पर निर्भर है। और धारा के नीचे है तो कुछ होगा, ऊपर होगा तो कुछ। धारा के दिशा पर डिपेंड है, ठीक ना। अब तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे है? चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है या नीचे है? जो तार ऊपर है चुंबकीय सुई के कि अंदर में है, इस पर भी डिपेंड रहता है चुंबकीय सुई की विक्षेपित दिशा। कह रहा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है, ठीक ना। दाएं हाथ का नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं मैक्सवेल द्वारा। धारावाही इसमें बोलता है धारावाही तार को, धारावाही तार है, यही धारावाही तार को क्या है? धारावाही तार है। यही धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए। दाएं हाथ से पकड़ना है, एकदम दाएं हाथ से पकड़ना है, ठीक ना। इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। जो अंगूठा है, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो हाथ की अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। अन्य अंगुलियां जो बचा, ये वाला मोटका अंगुलिया तो बता रहा धारा की दिशा आई मैंने धारा इसे ऊपर में जा रहा है, ठीक ना। धारा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है अन्य अंगुलियां जो हुआ से। अब किसको पकड़ ले? धारावाही तार है, इसको पकड़ ले। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जने मुड़ा, तो इसका मतलब मुड़ल है ऐसे में है ना, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमल है। तो घड़ी के विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चलती है ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलती है? घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है। जने अंगुलिया घूमल है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से घूमती है और धारा चलता है ऊपर में, धारा चलेगा ऊपर में। यही कहता है मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम। परिनालिका के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र। देखिए परिनालिका, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र। यह होता है विद्युत रोधी खोखला बेलन होता है। कैसा? ये विद्युत रोधी खोखला बेलन है विद्युत रोधी। इस पर तार लपेटा जाता है और यही तार लपेटा जाता है, इसी को तार लपेटते हैं। तो जो प्रक्रिया पूरा हुआ इसी को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका होता है ये विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी मतलब विद्युत के कुचालक होता है। इस पर तार लपेटा जाता है, इसी को कहते हैं परिनालिका पूरा फिगर को।
फिर इस पर क्या करते हैं, तार लपेटते हैं यहाँ और यहाँ पर, दोनों सिरा पर तार से जोड़ देते हैं, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगा देते हैं, देखिए यहाँ बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा दिया तो चल रहा है, करंट प्रवाहित होने लगा, करंट प्रवाहित होने लगा तार में। तो परनलका है, परनलका के खुले सिरे को एक बैटरी से एक स्विच एस के अनुसार, चित्र इतना के अनुसार जोड़ दिया था। परनलका को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, स्विच लगल यहाँ पर, है ना, तो बैटरी से जोड़ दिया गया है। स्विच को बंद करके जब परनलका से धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनलका के भीतर, परिनलका के भीतर उसके आसपास, परिनलका के भीतर भी और परिनलका के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहने का मतलब हुआ, जब यह बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें करंट प्रवाहित होने लगता है, तो परिनलका के अंदर भी और परिनलका के अंदर भी और परिनलका का जितना आसपास क्षेत्र है ना, जितना देख रहे हैं ना, जो रेखा निकलता है यहाँ तक, वहाँ तक विद्युत चुम्बकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई घर परिनलका के भीतर उसके आसपास चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहाँ तक रेखा जा रहा है वहाँ तक समझिए कि चुम्बकीय क्षेत्र है। परिनलका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा में लगभग नियत रहता है। परिमाण भी और दिशा भी दोनों का होता है, परिमाण और दिशा दोनों नियत रहता है, ठीक ना। परिनलका का जब भीतर होता है, भीतर चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा में नियत रहता है। परिनलका का जब भीतर रहता है, इसका परिमाण भी और दिशा दोनों नियत रहता है। परिनलका के भीतर चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा में लगभग नियत रहता, कांस्टेंट रहता है। और इसकी दिशा, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा परिनलका के अक्ष के समानांतर होता है। परिनलका में चुम्बकीय क्षेत्र का जो रेखा होता है, जब करंट प्रवाहित करता है तो अक्ष के समानांतर, देखो अक्ष के समानांतर, इस समानांतर में सब, ठीक ना, सब समानांतर में है, समानांतर में है, सब समानांतर में है, वही कह रहा। इसकी दिशा परिनलका के अक्ष के समांतर होती है। चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा, मैक्सवेल के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकालना है इसे तो समांतर होता है, लेकिन करने में होता है पता नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त यानी कि दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र पता चलता है। ऐसे धरने पड़ता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पता चलता है। कह रहा है यदि परिनलका को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, उंगलियां धारा की दिशा में, उंगली जो है धारा की दिशा में हो तथा अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा की दिशा जो बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ देखिए है ना, दाहिने हाथ के धारा की दिशा बताता है चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ बता रहा है अंगूठा की जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा, उंगली जो है उंगली धारा की दिशा बता रहा है। साला यहाँ कह रहा है उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, और यहाँ बता रहा है मोटका उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। पढ़े नहीं कब, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा में लग रहा है, ये सही है। अंगूठा धारा की दिशा पता, ठीक ना, अंगूठा की धारा की दिशा पता है अंगूठा जी, ठीक है, यहाँ डालिए और इसको यहाँ डालिए, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है अंगुलियाँ, ये अंगूठा बता रहा है ना, अंगूठा बता रहा है धारा की दिशा, तो धारा ऐसे में चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे में घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है।
है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र। अंगुली यहाँ बता रहा है, अंगुली जो है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, अंगूठा ऐसे धारा की दिशा बता रहा है। यही धारावाही परिनलिका, ये जो धारावाही परिनलिका हो गया पूरा, है ना, धारावाही में धारावाही धारा करंट जा रही है, परिनलिका हो गया, है ना, फिगर को बोल रहे हैं। तो धारावाही परिनलिका एक छड़ के समान व्यवहार करता है। धारावाही परिनलिका एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करता है, जो है छड़ चुंबक की तरह काम करता है। धारावाही परिनलिका छड़ चुंबक की तरह काम करता है। वही कह रहा है, परिनलिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव की तरफ और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरफ, एक सिरा उत्तर की तरफ, एक सिरा दक्षिण की ध्रुव की तरफ होता है। परिनलिका के धारा की दिशा इधर से निकलेगा, इधर घूम जा रहा है। वही विद्युत चुंबक है, यहीं से विद्युत चुंबक पैदा होता है कि जब तक करंट दीजिएगा, जब तक करंट जा रही है तब तक विद्युत चुंबक काम करेगा, नहीं दीजिएगा तो विद्युत चुंबक काम नहीं करेगा, इसलिए अस्थायी नहीं अस्थायी होता है। वही का विद्युत चुंबक क्या है, जब परिनलिका में, यही परिनलिका में धारा जा रही है, मैंने करंट जा रही है तो चुंबक होगा, करंट नहीं जा रही है तो चुंबक नहीं होगा, इसलिए विद्युत चुंबक अस्थायी नहीं अस्थायी होता है, इसलिए अस्थायी होता है। क्योंकि जब तक करंट है तब तक है, और नहीं है तो विद्युत चुंबक नहीं होगा। करंट है तो विद्युत चुंबक लगेगा, नहीं करंट है तो विद्युत चुंबक नहीं रहेगा। धारा है तो चुंबक है, धारा नहीं है तो चुंबक नहीं होगा। और चुंबक जब भी होता है तो नरम लोहे के क्रोड पर ज़्यादा होता है, नरम लोहा रहता है। क्या रहता है? नरम लोहा का रहता है, ये नरम लोहा का रहता है। इस पर चुंबक नरम लोहा का पर चुंबक थोड़ा सा बढ़िया बनता है। कह रहा है विद्युत चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक वैसा चुंबक जिसमें विद्युत चुंबकत्व उतने ही समय तक रहता है, उतने ही समय तक रहता है विद्युत चुंबक विद्यमान रहता है जितने समय तक परिनलिका में धारा जा रही है। परिनलिका में जितना भी धारा जा रहा है जितना देर तो उतना ही देर तक विद्युत चुंबक का काम करेगा। नरम लोहे, प्राय नरम लोहे के छड़ को एक परिनलिका में रखकर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। नरम लोहे में रख करके बनाया जाता है विद्युत चुंबक, नरम लोहा रहता है, नरम लोहे का क्रूड है, इसी से बनता है विद्युत चुंबक। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित कर सकते हैं, अब विचुंबकित किया जाता है। नरम लोहे किस लिए रखा जाता है कि नरम लोहे को आसानी से चुंबकित कर सकता है, अब विचुंबकित कर सकता है। नरम लोहे को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित कर सकते हैं, इसलिए बनाया जाता है नरम लोहे को परिनलिका। जब परिनलिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब इसे करंट प्रवाहित करते हैं तो परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है ना, अगल बगल, जिसके कारण नरम लोहा जो है, नरम लोहा शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। कैसा? शक्तिशाली चुंबक बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण। जब इसमें करंट प्रवाहित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो नरम लोहा ही शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। वही करा, जब परिनलिका में धारा प्रवाहित होती है तो परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, जिससे नरम लोहे का छड़ है शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। यही नरम लोहे का छड़ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा को प्रवाह बंद कर दिया जाता है तो नरम लोहे का अपना चुंबकत्व खो देता है। जब तक धारा प्रवाहित हो रहा है तब तक शक्तिशाली चुंबक बनता है, और जहीं खो देते हैं, धारा नहीं जाता है, तो नरम लोहा भी अपना चुंबक का वैल्यू खत्म कर देता है। इस प्रकार से रखे गए छड़ को क्रोड कहते, क्रोड, इसको नरम लोहे का क्रोड कहते हैं, नरम लोहे का क्रोड कहते हैं। इसको क्रोड कहिए, नरम लोहा रहिए। वो विद्युत चुंबक कब बनता है? जब तक धारा रहता है तब तक। धारा के कारण चुंबक बना रहता है। क्रोड धारा के कारण चुंबक बना जाता है। इस प्रकार बने चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता निम्नलिखित बात पर निर्भर करता है। क्रोड धारा के कारण चुंबक बना रहता है, धारा के कारण
चुंबक बना रहता है क्रोड, जो निम्नलिखित बात पर निर्भर करता है। पहला, फेरों की प्रणालिका में फेरों की संख्या पर। अगर फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगा, है ना, फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगा तो विद्युत धारा ज़्यादा पैदा होगा, चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली बनेगा, चुंबकत्व अधिक होगा, माना चुंबक की संख्या शक्तिशाली ज़्यादा होगा। जितना ही फेरों की संख्या ज़्यादा होगा उतना ही चुंबकत्व शक्तिशाली होगा। किस पर? नरम लोहा पर, नरम लोहा क्रोड पर। फेरों की संख्या जितना ज़्यादा उतना ही चुंबकत्व की शक्तिशाली होगा। यानी फेरों की संख्या ज़्यादा रहेगा, फेरों की संख्या ज़्यादा है, चुंबकत्व शक्तिशाली ज़्यादा है। धारा की विद्युत धारा का परिमाण, धारा अगर ज़्यादा रहेगा तो चुंबकत्व की शक्तिशाली होगा। जितना ही धारा दीजिएगा उतना ही चुंबकत्व ज़्यादा बनेगा, मजबूत। क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी, तो कैसा क्रोड है? तो नरम लोहा का क्रोड अच्छा होता है, इसलिए नरम है, नरम लोहे के क्रोड अच्छा होता है, इसलिए चुंबकत्व भी अच्छा होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है नरम लोहा का क्रोड, चुंबकत्व ज़्यादा अच्छा होता है नरम लोहा वाला। कह रहा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे इस्पात, स्टील, न तो आसानी से चुंबकित होता है और नहीं आसानी से विचुंबकित। इस्पात ऐसा है, अगर चुंबकित हो गया तो जल्दी विचुंबकित नहीं बनेगा, और विचुंबकित हो गया तो जल्दी चुंबक नहीं बनेगा, यानी कि अस्थाई में आता है। अगर चुंबक है तो अस्थाई बनेगा, और नहीं है तो विचुंबकित भी अस्थाई रहता है। इसलिए इस्पात का उपयोग अस्थाई चुंबक बनाने में किया जाता है। इस्पात का प्रयोग किस में होता है? इस्पात का प्रयोग अस्थाई चुंबक बनाने में किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में प्रयोग किया जाता है इस्पात का प्रयोग। और नरम लोहे का प्रयोग अस्थाई के रूप में किया जाता है चुंबक बनाने में। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। धारावाही चालक पर, ये धारावाही चालक है, ये भी क्या धारावाही चालक है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। धारावाही चालक जो है, इसमें करंट जा रही है, ये भी पर आसपास के क्षेत्र का कहता है चुंबक उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आसपास के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक ना। धारावाही चालक आसपास के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जाहिर सी बात है कि तार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो आसपास के जो चुंबक रखल है, एने से आसपास का चुंबक रखल है, इसका क्षेत्र, इसका ध्रुव पर प्रभाव पड़बे करेगा। उसी के धारावाही चालक पर चुंबक का प्रभाव देखते हैं। धारावाही चालक के भी पर इस चुंबक का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। एक धारावाही तार है, यहाँ से इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है, और इसको एनएस चुंबक है ना, इसके बीच से गुजारती हैं। जब इसको लाइन यहाँ से देते हैं स्विच से तो करंट प्रवाहित होने लगता है। इसके उत्तर ध्रुव इधर रख रहे हैं और दक्षिण ध्रुव इधर रख रहे हैं, तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि इससे करंट जब प्रवाहित होने लगता है तो इससे जो करंट प्रवाहित होने लगता है तो यहाँ पर इस चुंबक के कारण नीचे की ओर धंसता है, नीचे की ओर बल लग रहा है, बल नीचे की ओर लग रहा है बल। जब इसी को हम लोग नॉर्थ कप किधर कर दिए और साउथ के इधर करते हैं, और फिर यहाँ से लाइन दे रहे हैं, तो देख रहे हैं कि अब बल ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर फेंका रहा है, जो है धारा चालक ऊपर की ओर फेंका रहा है। तो देख रहे हैं कि एन इधर था, ये सीधा था, तो बल नीचे की ओर। एक इसको ध्रुव पलट देते हैं तो बल लगने के बाद दिशा भी चेंज हो रहा है, ठीक ना। आपकी ये सीधा था तो इधर आ गया, नॉर्थ सीधा था नॉर्थ इधर आ गया, ध्रुव चेंज हुआ तो बल की दिशा भी चेंज हो गया। धारावाही चालक में, धारावाही चालक भी है, धारावाही चालक में भी बल की दिशा चेंज हो गया। वही निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? जब एक धारावाही चालक को, धारावाही चालक एबी को, जब एक धारावाही चालक एबी को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, काम कर रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है तो इस धारावाही चालक पर एक बल लगता है। तो बल चाहे नीचे लगे या ऊपर लगे, बल तो लग रहा है। धारावाही चालक है
धारावाही चालक के भी है चुंबकीय क्षेत्र एन से चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच में रख रहे हैं धारावाही चालक के भी को। तो ए बी पर एक बल लग रहा है जो नीचे की ओर है, ए बी पर बल लग रहा है यहाँ पर ऊपर की ओर। वही करा धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल लगता है। तो ठीक है, एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक, वही बल की दिशा जो होता है कर्ण होगा। धारावाही चालक को तो हम तो रख दिए चुंबकीय क्षेत्र में, यानी एन एस का चुंबकीय क्षेत्र है तो कर्ण लग नीचे लगेगा ऊपर लगेगा, किस पर डिपेंड करेगा। वही बल की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर तथा विद्युत धारा की दिशा पर दोनों पर निर्भर करता है। वही बल की दिशा है ना, बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर डिपेंड करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन है, आज देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के नीचे में डायरेक्शन है तो नीचे में आ रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर कर दिए हैं उस पर है। अब विद्युत धारा की दिशा पर डिपेंड करता है, विद्युत धारा का नाम चल रहा है। वही कह रहा है बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत धारा की दिशा दोनों पर डिपेंड करता है, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रहे या विद्युत धारा की दिशा रहे। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? बल की दिशा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम मतलब बायां हाथ का नियम। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र जहाँ रहता है उसमें धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा, क्या दिशा बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक लगने वाला बल की दिशा बताता है। वहीं पर काम आता है फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। तर्जनी, हम बाएं हाथ के 3 अंगुलियों को मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते का लंबवत। तो चलिए, तर्जनी जो बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्या बताता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। अंगूठा बताता है, अंगूठा परस्पर तर्जनी हो गया। मध्यमा देखें, मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। मध्यमा देखें, मध्यमा धारा की दिशा। और अंगूठा जो हो गया, अंगूठा धारावाही चालक तार जो रहता तार, वो तार पर लगे बल की दिशा बताता है। ये अंगूठा बल को बताता, बल। अंग्रेजी में तर्जनी को बोलते हैं अंगुलियां, मध्यमा को मिडिल फिंगर, मध्यमा को बोला जाता है, मध्यमा को मिडिल फिंगर, तर्जनी को फोर फिंगर, अंगूठा को थंब। यानी कि सीधा से समझ लीजिए, है ना। फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखिए, बाएं हाथ का नियम है, अंगूठा जो बताता है, अंगूठा बताता है बल के बारे में। वो भी बल किसका? धारावाही चालक, मतलब धारावाही तार जो रहता है, तार पर लगने वाला बल की दिशा। मान लीजिए कि इसमें बल की दिशा बता रहा है ऊपर में, उसी तरह से ये बल की दिशा बता रहा है कि बल इधर में लग रहा है, अंगूठा बताता है। चालक तार में जो बल है इधर में लग रहा है। और तर्जनी क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र इधर में लग रहा है। मध्यमा बताता है, मध्यमा को अंग्रेजी में बोलते हैं मिडिल फिंगर, धारा को बताता है कि धारा इधर में लग रहा है। उदाहरण के देखा है, एक उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ समझिए। एक ऊर्ध्वाधर तार में धारा जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। धारा कहाँ जा रहा है? मान लेते हैं कि धारा है ना ऊपर की ओर जा रहा है। धारा करने का डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर की ओर, है ना। चालक तार है, मान लीजिए करंट जा रहा है, धारा जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। मान लेते हैं कुछ पल के धारा ऊपर की ओर जा रहा है। जब धारा ऊपर में जा रहा है तो जाहिर सी बात धारा के बारे में बताता है मध्यमा धारा की दिशा बताता है। तो जाहिर सी बात हाथ ऐसे रखिए कि मध्यमा ऊपर चल जाए। मध्यमा का बताता है, मध्यमा धारा का दिशा बताता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो मध्यमा का अंगुली ऊपर में होना चाहिए। ऊपर में होने के लिए थोड़ा ऐसे करने पड़ेगा बाएं हाथ के। देखिए, बाएं हाथ के ऐसे घुमा करके इसको ऐसे घुमाने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट ऊपर में जा रहा है और करंट बताता है मध्यमा, तो मध्यमा अंगुली ऊपर में होना चाहिए। तो मध्यमा ऐसे अंगुली किया तो मध्यमा ऊपर में हो गया। ये सब 90 डिग्री पर रहता है, 90 डिग्री पर, ठीक ना।
माध्यमा करंट का धारा बता रहा है, तो जाहिर सी बात तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है इधर में है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। कब? जब धारा ऊपर में जाएगा तो बायां हाथ का अंगुली को इस तरह से रखना है ताकि माध्यमा अंगुली जो डायरेक्शन बताता है धारा का करंट ऊपर में दिखाई देगा। तो उस समय जब धारा ऊपर में जाएगा तो तर्जनी अंगुली इधर में बताएगा। तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम को जाएगा। जब धारा मालूम हो गया ऊपर की ओर, तर्जनी इधर में देखा है, धारा ऊपर में है, तर्जनी इधर में है, तो चुंबकीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर, और अंगूठा नीचे में आएगा, अंगूठा नीचे में दिखाई देगा। जब अंगूठा नीचे में दिखाई देगा तो पूछेगा कि बल करने लग रहा है, तो बल आपको अंगूठा बताता है। धारावाही चालक के बल नीचे में लगेगा, नीचे में, क्योंकि नीचे में हो रहा है। दक्षिण की ओर बल लगेगा, करें दक्षिण की ओर। मान लेते हैं कि देखिए ऐसे है धारा, ये हो गया तर्जनी का माध्यमा हो गया, है ना, ऊपर के बल लग रहा है तो धारा ऊपर में जा रहा है। अब ये बता रहा है आपको तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है। अब देख रहे हैं ना, मोटका अंगुली जा रहा है नीचे, तो धारा के जो बल है, बल नीचे क्यों लग रहा है? नीचे क्या होता है? नीचे हमेशा रहता है अंगूठा है नीचे की ओर है, तो धारा के बल की दिशा नीचे की ओर हो रहा है, धारा के बल की दिशा नीचे की ओर, धारा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर, और बल नीचे की ओर लगेगा। बस बाएं हाथ का नियम करके चेक कर लेना है। यानी कि तीनों में से कोई बल, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, कोई तीन में से कोई भी मालूम हो जाएगा तो बाकी दो को निकल जाएगा। धारा मालूम था तो क्षेत्र निकल लिया, क्षेत्र मालूम हो गया तो अंगूठा निकल गया, यानी कि बल की दिशा भी निकल गया, नीचे में है। अब चलते विद्युत मोटर के बारे में देखते हैं। विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर देखा जाए तो चुंबकीय होता है। विद्युत मोटर एक प्रकार का चुंबकीय होता है और शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच, ये अवतल है, अवतल टाइप ना है, अवतल ध्रुव खंडों के बीच, वही अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे के तार की कुंडली होती है। तांबा के तार की कुंडली होती है। ये जो अवतल है, ये अवतल के बीच में तांबे के तार की कुंडली होता है, जिसको आर्मेचर कहते हैं। तांबे के तार की कुंडली होती है जिसे मोटर का आर्मेचर कहते हैं। यही है मोटर का आर्मेचर। तांबा के तार की कुंडली होता है, ठीक ना, इसी को आर्मेचर कहते हैं। ये किसका अवतल है? तो चुंबक का अवतल है, ठीक ना। यही चुंबक का अवतल के बीच में तांबे के तार की कुंडली होता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर, यही आर्मेचर घूमता है। यही आर्मेचर के दोनों छोर, ये वाला और ये वाला, दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 R2 से जुड़ा रहता है। ये दोनों छोर जो है ये पीतल के, क्या है? पीतल का है। ये पीतल के खंडित वलय है, खंड में टुकड़ा है, ऊपर है खंडित, वो नीचे है। ये पीतल का रहता है, ठीक ना। पीतल के दो खंडित से दोनों छोर जुड़ा रहता है आर्मेचर के जो दोनों छोर है पीतल के खंड से जुड़ा रहता है। एगो छोर ये वाला से R1 से, एगो R2 से, एगो R1 से जुड़ा रहता है। देखिए ये R1 है, ये R2 है, से जुड़ा रहता है। ये पीतल का रहता है। और B1 B2 जो है, B1 B2 हल्के से आसपास करता है। ये B1 B2 जो है हल्का से पीतल से जुड़ा सटल रहता है, हल्का एकदम। ये हमेशा इसमें क्या होता है, जब ये करंट आता है, इसमें तार से बैटरी से जोड़ते करंट आता है, तो ये भी भुजा ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए धारा भी चेंज होते रहता है ना। विद्युत मोटर में क्या होता है, धारा चेंज होते रहता है। अभी ऊपर है ये भी, तो धारा इधर में जा रहा है, जब ये नीचे आ जाएगा धारा ऐसे में जलने लगता है, इसलिए धारा हमेशा चेंज होता है, इसलिए AC कहा जाता है शायद। देख लीजिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को B से विद्युत ऊर्जा लेता है, विद्युत ऊर्जा न लिया और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जैसे जनरेटर विद्युत ऊर्जा पर काम करता है। विद्युत मोटर का यूज होता है टेप रिकॉर्डर में भी। टेप रिकॉर्डर है,
इसमें भी विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब प्रेरण होने लगा। सर्वप्रथम फैराडे ने बताया था। कौन बताया था? फैराडे ने बताया था 1831 में। क्या बताया था? यदि किसी चुंबक तार की बनी एक कुंडली, तार के बना हुआ कुंडली है के बीच के दूरी को शीघ्रता से बदला जाए तो कुंडली में एक क्षणिक, दोनों के बीच की जो दूरी है बदला जाए, कभी इधर उठा के यहाँ रख दो, कभी उठा के यहाँ, तो कुंडली के एक क्षणिक कुछ पल के लिए धारा पारित होते हैं। इसे सरल प्रयोग द्वारा समझा जाता है। फैराडे बताता है 1831 में कि चुंबक को ले लो और तार के बनी एक कुंडली ले लो। जब चुंबक हिलाइएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो इसमें से क्षणिक माने कुछ सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है कब? जब चुंबक को कुंडली के तार को इधर बगल से गुजारते हैं। तो ये चुंबक को हम लोग कुंडली के बने तार को अगल बगल से गुजारते हैं तो क्षणिक, कैसा? क्षणिक, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन क्षणिक के लिए, है ना, क्षणिक विद्युत धारा पारित होता है। इसी को जब क्षणिक विद्युत धारा पारित होता है, इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं, या विद्युत चुंबक के कारण जो हो रहा है विद्युत पैदा, इसलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं इसको। अगर ऐसे विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है? एमीटर बड़े विद्युत धारा के लिए, लेकिन जब ऐसा विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो उसमें गैलोनोमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गैलोनोमीटर से मापते हैं। देखिए यहाँ पे गैलन है ना, यहाँ गैलोनोमीटर लगा दिया गया है। यहाँ पर चुंबक है, नॉर्थ साउथ वाला, जब बगल से हिला रहा है ना, एक तो इधर में लाना, एक तो इधर में तीर लिया, तो देख रहा है गैलोनोमीटर यहाँ था। देखिए गैलोनोमीटर ऐसा सी है, इधर में लाना तो ऐसा सी है, और जब तीर लिया तो सीधे हो गया। इससे पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत पैदा होता है। यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत पैदा हो रहा है। जब विद्युत धारा जो होती है, इसमें विद्युत धारा पैदा होगा उतना ही समय तक होगा जब तक चुंबक इधर उधर करिएगा, छोड़ दीजिएगा तब चुंबक खत्म, ऐसे विद्युत धारा भी खत्म हो जाएगा। वही कह रहा है, विद्युत धारा गैलोनोमीटर से तब तक बताएगा जब तक इसमें अगल बगल से गुजारिएगा तब तक। वही कह रहा है, लूप में यह विद्युत धारा, लूप में योला में गैलोनोमीटर में लूप में यह विद्युत धारा उतना ही समय तक प्रवाहित होती है। उतना ही समय तक प्रवाहित होगा धारा करंट जब तक कि लूप तथा लूप और चुंबक हो गई और लूप हो गई। लूप ने कुंडली कहिए, लूप तथा कुंडली मैंने लूप ने कुंडली यानी कि लूप चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है ना, ये दोनों के बीच में अपेक्षित गति रहता है तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ये तो कुंडली मैंने लूप और चुंबक के बीच में जब गति रहेगा तब, चाहे चुंबक हटाइए या कुंडली हटाइए, दोनों में से कोई हटाइए, विद्युत धारा तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों गति रहता है तब तक। वही कहा, लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप और चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहता है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला जो धारा रहता है, होने वाली धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। इस प्रकार से जब विद्युत धारा उत्प्रेरित होता है इसको प्रेरित धारा कहते हैं। कौन सा धारा है? प्रेरित धारा। इस घटना को इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहते हैं। कहने का मतलब कि जब चुंबक को कुंडली या लूप के अगल बगल से गुजारते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो गैलोनोमीटर मापते हैं इसको। क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है कब तक? जब तक चुंबक अगल बगल से गुजरे तब तक। जब विद्युत धारा ऐसा प्रवाहित होता है तो इसे प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि प्रेरण के द्वारा हो रहा है। चुंबक के प्रेरण से होता है या कुंडली या लूप के प्रेरण से हो रहा है, इसलिए प्रेरित धारा कहते हैं। ये जो पूरी घटना घट रहा है इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्यों? चुंबक के साथ विद्युत धारा पैदा हो रहा है, इसलिए चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और प्रेरित धारा पैदा हो रहा है ना, प्रेरित धारा पैदा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग
चुंबकीय, चुंबक कारण हो रहा चुंबकीय, चुंबक कारण हो रहा चुंबकीय। अब विद्युत धारा पैदा हो रहा प्रेरित कारण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वही कह रहा है, जब तक रहेगा यह लूप में विद्युत धारा उतना ही समय तक रहते प्रवाहित होती है जब तक लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहता है, तब तक करंट रहता है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाला जो धारा होता है, विद्युत धारा जो होता है, उसे प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, यानी कि प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरणा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा और या तथा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। फ्लेमिंग बोलते कहें कि मैक्सवेल भी बोलता, ठीक ना, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। जब किसी सीधे चालक, कोई सीधा चालक है ना, जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चला जाता है। कोई चालक है, कोई चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए चुंबकीय एन है, इधर चुंबकीय एस है, ये दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, मान लीजिए पूरा चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चला जाता है, तो चालक में धारा प्रेरित होती है। यही चालक में क्या होगा, धारा प्रेरित होने लगता है, ऊपर नीचे करने पर। चालक में धारा प्रेरित होती है। यही प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नया नियम दिया। कह तो दिया कि चुंबक रख दिया बीच में ही था, ये चुंबकीय फ्लक्स जो निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो कण में धारा चलेगा, इधर में है कि इधर में है, इधर में है या इधर में है। इसलिए इसको धारा को गति निकालने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया गया, या मैक्सवेल का दाहिने हाथ नियम कहता है। इसमें भी वही बात है, बाएं हाथ रहे या दाएं हाथ रहे, मोटका उंगली बताएगा, अंगूठा बताता है गति, बल्क गति, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र, और 90 डिग्री पर सब रहता है। विद्युत धारा रहता है मध्यम जो है विद्युत धारा का ही बताता है। दाएं हाथ रहे या बाएं हाथ रहे, सब एक बताता है। अंगूठा बताता है बल, गति, तर्जनी बताता है चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा बताता है धारा की दिशा। जब ऐसे कर रहे हैं, ऐसे किए हैं, इसका मतलब यह हुआ अंगूठा ऊपर में है और तर्जनी आगे में है, और ये चल रहा है तर्जनी, ये मध्यमा बताता है इसमें है ना। वही है, देखिए अंगूठा बताता है ऊपर में, गति निकलेगा ऊपर में है, यानी कि अंगूठा बल की दिशा या गति, बल की दिशा ऊपर में लगेगा, है ना। और ये जो है तर्जनी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे में लगेगा, ऐसे में है, जो डायरेक्शन एरो द्वारा, तीर द्वारा प्रदर्शित किया गया। और ये जो है मध्यमा धारा की दिशा, यानी कि धारा नीचे में चलेगा, प्रेरित धारा नीचे में चलेगा। बल ऊपर में है नहीं, गति या बल ऊपर में है, और चुंबकीय क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की तरफ, और प्रेरित धारा देख रहे थे नीचे में धारा निकलेगा। यही है फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, मैक्सवेल का दाएं हस्त नियम भी बोलते हैं इसको। विद्युत जनित्र, जो कहते हैं अंग्रेजी में जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र। इसमें तो विद्युत नहीं मिलता पहले यांत्रिक घुमाया जाता है, मोटर घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब मोटर का काम था पहले विद्युत लेता, तब मोटर काम है विद्युत ऊर्जा लेगा तो यांत्रिक ऊर्जा में, और जनरेटर काम करता है यांत्रिक लेगा, पहले घूमेगा गोले गोले यांत्रिक रूप से, तब विद्युत ऊर्जा देता है। यह है विद्युत जनरेटर के चित्र, घूमता है तो फ्लक्स काटता है तो करंट पैदा होता है। डिश धारा, जिसे कहते हैं अस्थाई धारा होता है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है, अस्थाई होता है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है। जैसे जनित्र
में देखा जाए जनित्र है, ठीक ना। जनित्र, जनित्र में मान 0 से लेके उच्च मान के बीच बदलते रहता है। 0 से लेके उच्च मान तक बदलते रहता है, इसलिए इसको 0 से लेके उच्च मान तक बदलते रहता है धारा, इसलिए परिवर्तित दृश्य धारा कहते हैं। देखिए अस्थायी दृश्य धारा, दृष्टि धारा 2 प्रकार का होता है, एगो अस्थायी दृश्य धारा, एगो परिवर्तित दृश्य धारा। कि 0 से लेके 0 है उच्च मान है ना। 0 से लेकर उच्च मान तक चेंज होते रहता है जो दृश्य धारा, उसे परिवर्तित दृश्य धारा कहते हैं। 0 ऊंच 0 ऊंच 0 ऊंच, इसे परिवर्तित दृश्य धारा कहते हैं। हर दृश्य धारा लेकर परिवर्तित है। तो देखिए दृश्य धारा DC अस्थायी है, एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता रहता है, एक ही दिशा में देखें अस्थायी है। यह अस्थायी दृश्य धारा है। ये परिवर्तित दृश्य धारा जनरेटर में होता है ना। परिवर्तित दृश्य धारा जो होता है कहाँ होता है? जनरेटर में, जनरेटर में होता है। 0 से कुछ मान के बीच बदलता रहता है, परिवर्तित धारा दृश्य धारा कहता है ना। 0 से उच्च का मान बदलता रहता है, इसे परिवर्तित दृश्य धारा कहते हैं। समय के साथ धारा बदलते रहता है, इसमें समय के साथ धारा नहीं बदल रहा। यहाँ मान लो 5 है तो हो 5 5 5, और समय 2 घंटा 2 घंटा 2 1 घंटा। समय के साथ धारा नहीं बदलता, अस्थायी धारा दृश्य धारा कहते हैं। और समय के साथ जो धारा बदलता है वैसा दृश्य धारा जो समय के साथ बदलता है, 0 से उच्च फिर 0 उच्च, उसे परिवर्तित दृश्य धारा कहते हैं। परिवर्तित दृश्य धारा में देख रहे हैं जनरेटर का प्रयोग होता है इसमें। 0 से हाई के बाद फिर शून्य, फिर हाई शून्य, दूसरा डायरेक्शन नहीं जा रहा, एक ही दिशा में चल रहा है, ऊपर ही। एक होता वो DC देख लिए, ये DC था। अब चलते हैं AC के बारे में, जिसका प्रयोग होता है यूज घर में, है ना। घर में प्रयोग होता है, ठीक ना। AC का काम का है 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, है ना। यह धारा एक दिशा में 0 से स्टार्ट होगा, 0 से एकदम 0 से स्टार्ट होगा, और बढ़ते बढ़ते अधिकतम परिमाण पहुंच जाता है, अधिकतम हाईएस्ट पर पहुंच जाता है, हाईएस्ट पर पहुंचता है। फिर उसी दिशा में गति घटते घटते 0 फिर चलेगा, फिर 0, फिर विपरीत दिशा में, पहले ऊपर था अब विपरीत दिशा में नीचे की ओर हाईएस्ट पर पहुंच जाता है। फिर उसी दिशा में घटते घटते शून्य हो जाता है, फिर शून्य पर पहुंचता है। इसी क्षण उसकी दिशा पलटती है, दिशा पलट गई नीचे की ओर, अब पलटती है, दिशा नीचे में प्रवाहित होता है। अधिकतम परिमाण हाईएस्ट पर पहुंचता है, 0 से फिर हाईएस्ट। यह चक्र लगातार होते रहता है। फिर यहाँ से घटते घटते 0, फिर हाईएस्ट, फिर 0, फिर दूसरी दिशा में फिर 0, फिर हाईएस्ट, दूसरी दिशा में, उसी तरह से पलटते जाता है प्रतिवर्ती धारा। एक पूर्ण प्रतिवर्तन अल्टरेशन मैंने पूर्ण प्रतिवर्तन मैंने अल्टरेशन को एक चक्र कहते हैं। एक चक्र मतलब पूर्ण प्रतिवर्तन। पूर्ण प्रतिवर्तन मतलब कि एक चक्र यहाँ से आ गया, फिर 0, फिर एक किया हाईएस्ट, फिर 0, एक बार हाईएस्ट, 0 से हाईएस्ट 0, 0 से हाईएस्ट 0, फिर 0 से हाईएस्ट 0। एक तो उस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, नीचे डायरेक्शन की ओर, एक पूरा चक्कर यहाँ तक लगा लिया, इसको कहते हैं एक चक्र। एक पूर्ण प्रतिवर्तन यहाँ तक, एक पूर्ण प्रतिवर्तन को एक चक्र कहते हैं। और 1 सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या, 1 सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगा दो, मान लो 1 सेकेंड में जितना चक्कर, अगर 1 सेकेंड में अगर 1 चक्कर लगा दिया तो यही आवृत्ति कहलाएगा। अगर 1 सेकेंड में 1 चक्कर 2 चक्कर लगा दिया तो यही आवृत्ति हो जाएगा। माने 1 चक्कर में जितना प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित हो जाएगा, 1 सेकेंड में होने वाले चक्रों की संख्या को प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में होने वाले चक्र की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगा दो, 1 सेकेंड में 1 चक्कर लगा दिया तो 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगा दिया, 3 जितना लगा दिया वही आवृत्ति हो गया, फ्रीक्वेंसी कहलाता है।
प्रत्यावर्ती धारा में चक्कर लगा रहता है, तब प्रत्यावर्ती का आवृत्ति का लगा। घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, हम घर में जो विद्युत आपूर्ति करते हैं की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है। कैसा होता है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्ट का मतलब एसी होता है। यही प्रत्यावर्ती धारा होता है एसी, इसको एसी बोलते हैं। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में माने 1 सेकंड में 100 बार परिवर्तित होता है। माने 1 सेकंड में 100 बार बढ़ता है और 100 बार बुझता है। 220 वोल्ट के एसी धारा दीजिएगा ना वोल्ट पर, तो 220 वोल्ट पर एसी धारा तो 1 सेकंड में 100 बार बढ़ेगा, 100 बार बुझेगा। यानी कि 1 सेकंड में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, 6 चक्कर, 100 बार बढ़ता बुढ़ता है। तो जाहिर सी बात है अब आवृत्ति बोला जाता है 1 सेकंड में जितना दूरी तय कर लिया, तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, भले एक बार बढ़ा फिर बूता फिर बढ़ा बूता, एक बार में यहाँ से यहाँ तक लग रहा है 1 2 है, आवृत्ति आधा हो जाएगा 1, आवृत्ति 100 है, एक बार में 100 बार 12 बूता तो आवृत्ति होगा 50, आधा होता है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में एक बार में 100 बार परिवर्तित होता है। 100 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 100 बार परिवर्तित हुआ, 100 बार परिवर्तित होती है, अर्थात इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। यानी कि 100 बार हुआ, आवृत्ति दोनों को मिला के एगो परिवर्तित, दो को परिवर्तित, दो को मिला के 100 बार, तो 50 100 में आधा हो जाएगा पूरा, 2 में एगो होता है आवृत्ति, तो 100 बार में 50 हर्ट्ज होती है। संक्षेप में इसे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कहते हैं, और संक्षेप में शॉर्ट में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कहते हैं। इसे मेन लाइन पावर कहा जाता है। जहाँ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज रहता लिखा है वहाँ उसको मेन लाइन पावर कहा जाता है। जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होता है मेन लाइन पावर, जिस तार से होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, उस तारवा को बोलते हैं मेंस तार कहते हैं। मेंस में प्राय 2 तार होता है। कितना? 2 तार। कौन कौन? एगो 5 एम्पीयर का तार घरेलू लाइन में प्रयोग होता है, एगो मेंस से निकलता है 15 एम्पीयर का तार, पावर लाइन कहते हैं। पावर लाइन 15 एम्पीयर की लाइन पावर लाइन कहते हैं, मेंस तार। दूसरे को पावर लाइन कहते हैं। घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्यूब, पंखा, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर आदि का व्यवहार होता है। इनमें से कुछ को जितना है बल्ब, ट्यूब, पंखा, हीटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कुछ का 5 एम्पीयर का प्रयोग करते हैं और कुछ को 15 एम्पीयर की धारा का आवश्यकता होती है। मेंस में 2 तार होता है, देख लिए, और 5 एम्पीयर और 15 एम्पीयर वाला तारा रहता है मेंस में। घरेलू वायरिंग की संरचना कैसा होना चाहिए? वायरिंग के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कैसा कैसा चाहिए। पावर हाउस या पावर स्टेशन से, पावर स्टेशन जैसे हम लोग का पावर स्टेशन का है यहाँ पर है बारूद, वहाँ से आता है मेन तार 11,000 वाले ट्रांसफर में ज़्यादा। ट्रांसफर की सहायता से विद्युत खंभों पर लगे तांबे के 2 मोटे तारों द्वारा घर तक पहुँचा जाता है। इनमें से एक विद्युतमय तार रहता है। ट्रांसफर से जो तार निकलता है तांबा का तार लग रहा था, वहाँ के 2 मोटा तार निकल रहा था। इनमें से एक विद्युतमय तार होता है जो लाल रंग का होता है। देखिए पावर स्टेशन है, यहाँ से लाइन आया है ना, पावर स्टेशन से ट्रांसफर में गया, ट्रांसफर से 3 लाइन तार, 1 2 3, विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। विद्युतमय तार लाल रंग के विद्युत रोधी पदार्थ से ढका रहता है। तो विद्युत रोधी मतलब कवर से ढकल रहता है। विद्युतमय तार विद्युत रोधी पदार्थ से ढकल रहता है, ठीक ना, ताकि करंट ना लगे। विद्युत आपूर्ति से प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट यानी 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज कई बार प्रत्यावर्ती हो रहा होगा? 100 बार। 100 बार प्रत्यावर्ती मैंने 100 बार बढ़ता होगा, 100 बार बुता होगा, इसके द्वारा प्रवाहित होती है। दूसरा तारा ये
उदासीन तार होता है। ये होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। दूसरा तार उदासीन तार होता है, नेचुरल तार वायर कहते हैं, जो सामान्यतः काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ से ढका रहता है। दूसरा तारा ये पहला तार देख ले विद्युमन तार लाल रंग का होता है। दूसरा तारा ये उदासीन तार कहते हैं, नेचुरल वायर कहते हैं, काला रंग का होता है। विद्युमन तार से घर तक जाते, घर है, विद्युमन तार से करंट लाल रंग से होते हुए घर में जाता है, घर में जा रहा है, ठीक है, घर जाने का रास्ता दिखा रहा है घर में। उदासीन तार होता है जो काले रंग के विद्युतरोधी पदार्थ ढका रहता है, शून्य विभव पर रहता है। कौन सा? शून्य विभव रहता है इसका विभव देखा जाए जीरो विभव रहता है भैया, इसका विभव जीरो विभव रहता है, शून्य विभव रहता है। यह तार को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है। यह तार जो है धारा को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है। ये जो तार है उदासीन तार लाल रंग से जाता है, विद्युमन तार से जाता है और घर से फिर वापस ट्रांसफर में ला देता है उदासीन तार काला रंग। इस धारा को वापस पावर स्टेशन तक ले जाता है। घर के एक तीसरा तार भी रहता है, तीसरा तार है जिसे भू तार कहते हैं, अर्थात भू तार अर्थ वायर कहते हैं। यह घर के निकट पृथ्वी में काफ़ी नीचे मिट्टी में दबी रहती है। एक चालक प्लेट से जुड़ा रहता है। भू तार सामान्यतः हरे रंग का होता है। भू तार हरे रंग का होता है और जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर प्लेट से जुड़ा रहता है। भू तार सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहता है और यह सप्लाई आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित नहीं करता है। इस सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहता है, ठीक है। भू तार का है सुरक्षा की दृष्टि से लगा रहता है। यह सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता है, सप्लाई को प्रभावित भी नहीं करता है, सप्लाई को प्रभावित नहीं करता है। लिख सकते हैं सप्लाई प्रभावित नहीं होता है भूतार द्वारा। तो विद्युमन तार 220 वोल्ट के 50 हर्ट्ज के लाल रंग से होते हुए घर में जाता है और काला रंग उदासीन तार से ट्रांसफर में लौटाता है। फिर भूतार हरा रंग का होता है, सुरक्षा की दृष्टि से जमीन के अंदर रहता है, प्लेट द्वारा जुड़ा रहता है, सप्लाई को प्रभावित नहीं करता है भूतार। हम लोग मेंस लाइन से जो देखे भी हम लोग मेंस लाइन से 5 एम्पीयर का घरेलू वायर 15 एम्पीयर पावर लाइन रहता है। वही 15 एम्पीयर के उपकरण जैसे 5 एम्पीयर के उपकरण बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, पंखा होता है। बल्ब, ट्यूब, पंखा ये 5 एम्पीयर के करंट जाती है इसमें। और दूसरा होता है 15 एम्पीयर के जैसे हीटर 15 एम्पीयर के और रेफ्रिजरेटर, हीटर रेफ्रिजरेटर 15 एम्पीयर के धारा लेती है। पॉइंट है प्रत्येक परिपथ में कोई परिपथ ये दोनों में से कोई में प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण चाहे बल्ब रहे, पंखा रहे, जो भी रहे वही उपकरण है विद्युत उपकरण। विद्युमन्य तथा उदासीन तार के बीच समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। माने कि विद्युमन्य तार और उदासीन तार इन्हीं दोनों के बीच में तार को जोड़ा जाता है। चाहे बल्ब को एक इससे बल्ब निकाल लो तार, एक इससे तार निकाल लो और दोनों को जोड़ कर बॉल बांट दो। वही करा विद्युत उपकरण जो है विद्युमन्य तार को लाल रंग कहते हैं, उदासीन तार काला रंग। तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। स्विच हमेशा जो रहता है विद्युमन्य तार में ही रहता है। स्विच हमेशा रहता है विद्युमन्य तार में। जितना उपकरण है ना, उपकरण सब विद्युमन्य तार और उदासीन के बीच में रहता है। उपकरण चाहे लाइट कुछ भी रहे और स्विच हमेशा रहता है विद्युमन्य तार में। ताकि यहाँ से लाल स्विच काट भी दीजिएगा तो अगल बगल कोई दूसरा तार में हाथ लगा कर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट एक 200 वाट के हीटर का प्रतिरोध लगभग 25 ओम है। 25 ओम है और एक 100 वाट ये पहला है, मान लेते हैं पहला हो गया। एक और तार है एक 100 वाट का
बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है। एक और है 100 वाट, इसका प्रतिरोध हो गया 500 ओम है। ये दूसरा तार है, दूसरा बल्ब तार जो भी समझिए। यदि 220 वोल्ट की वोल्टता हो तो ओम के नियम से हीटर द्वारा ली गई धारा के परिमाण बताना है। 200 वाट हीटर का प्रतिरोध, ये हीटर है ठीक ना, ये क्या है हीटर, ये है बल्ब, क्या है ये बल्ब, ये हीटर है पहल का, ये बल्ब है। ये 200 वाट हीटर का प्रतिरोध लगभग 25 ओम है। हीटर का 200 वाट का पावर हो गया 200 वाट शक्ति, पावर शक्ति। आर हो गया वैल्यू दिया 25 ओम है प्रतिरोध। हीटर का प्रतिरोध इतना है, पावर शक्ति 200 वाट है। बल्ब का पावर शक्ति इतना है और प्रतिरोध 500 ओम है, 500 ओम। बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम तथा है। यदि 220 वोल्ट फिर कह रहा है 220 वोल्ट की वोल्टता हो तो ओम के नियम से हीटर द्वारा ली गई धारा निकालना है। यानी कि धारा पूछ रहा है कि क्या होगा, हीटर द्वारा धारा ली गई धारा है, नहीं हीटर का धारा निकालना है, हीटर का धारा निकालना है, क्या होगा एम्पियर में आंसर आएगा। तो भी बराबर सूत्र होता है आई आर, पी का वैल्यू जो दिया है, आर का वैल्यू जो दिया है, आई निकालना है। तो ई से भी निकाल सकते हैं, आई बराबर भी बटार, भी का वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, आर का वैल्यू दिया है 25 इतना एम्पियर हो गया। अभी इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर पी बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटा आर, या वी आई या आई स्क्वायर आर भी होता है। अगर ये दोनों लेकर चलेंगे तो पी का वैल्यू दिया है, फिर लिख देना है, आर का वैल्यू आर देते हैं, आई निकाल लेना है। आई निकालेंगे उससे भी आंसर आ जाएगा 8.8 एम्पियर आ जाएगा। उसी पर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ई न लेकर चलेंगे, भी के वैल्यू दिल्ली नहीं है, आई के वैल्यू दिल्ली नहीं निकालना है, भी के वैल्यू दिल्ली नहीं, आर के वैल्यू देवल है। तो यहाँ आर के मान पुट करेंगे और पी का मान पुट करेंगे, भी के वैल्यू पूछेगा। अब भी के वैल्यू पूछेगा तो फिर पी बराबर भी ई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भी के यहाँ से भी के वैल्यू निकालेंगे, भी के वैल्यू पुट करेंगे, अब पी के वैल्यू दिल्ली रहेगा, पी के वैल्यू आई के वैल्यू निकाल लेना है। यही फार्मूला से लगेगा, या भी बराबर आई आर भी बटा आर, भी के वैल्यू दे दिया है 220 वोल्ट, आर का मान दे दिया है 25, काट के इतना। अब बल्ब द्वारा दूसरा बल्ब द्वारा इसको भी उतना ही आंसर आएगा, 220 वोल्ट कर रहा है, इसको भी 500 कह रहा है प्रतिरोध इतना 0.40 एम्पियर होगा इसका भी। विद्युत हीटर द्वारा ली गई धारा इतना आंसर 8.8 एम्पियर होगा। दोनों जगह वोल्ट समान है, एक में वोल्ट 220 एक में 220 वोल्ट है, लेकिन सबसे धारा प्रवाहित हो रहा है। इसका प्रतिरोध जितना कम रहेगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा था तो करंट धारा कम जा रहा है, प्रतिरोध इसका ज़्यादा था कम था, धारा ज़्यादा जा रहा है, हीटर में धारा ज़्यादा है। इसलिए स्विच जो है इसलिए घरेलू वायरिंग जो है, वायरिंग के परिपथ में तार में इस्तेमाल होने वाला तार भी स्विच सॉकेट, तार स्विच सॉकेट आदि इनसे जुड़े उपकरण की शक्ति पर निर्भर करता है। इसमें शक्ति ज़्यादा है तो बढ़िया क्वालिटी के स्विच तार सॉकेट आना चाहिए, है ना। शक्ति पर निर्भर करता, तार के उपकरण के शक्ति पर निर्भर करता है। 15 मेंस के परिपथ में यहाँ से देखा जाए 15 एम्पियर के मेंस के परिपथ में प्रयोग होने वाला तार स्विच सॉकेट आदि की गुणता देखा जाए 5 एम्पियर के मेंस के परिपथ में होने वाला तार स्विच आदि की गुणता अधिक अच्छी होती है। 15 एम्पियर वाला का तार स्विच अच्छा होता है 5 एम्पियर के मेंस वाला तार से। अतिभारण तथा लघु पत्थन क्या है? तो पहले हम लोग अतिभारण देखते हैं, ठीक ना। ओवरलोडिंग मतलब कि कोई योग तय सीमा रहता है, मैक्सिमम सीमा रहता है, उसे अंदर अगर जाता है करंट तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा जाएगा तो ओवरलोडिंग होने का जल जाएगा।
विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाला, विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाला तार जो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाला वैसा तार का चयन उनमें प्रवाहित होने वाला धारा के परिमाण के महत्तम प्रवाहित होने वाला धारा के परिमाण के महत्तम मैक्सिमम मान पर निर्भर करता है। धारा के महत्तम मान पर निर्भर करता है। कहने का मतलब महत्तम मान मान ले कि 100 वाट के कैपेसिटी है, मान लो कि 100 एम्पियर के धारा को प्रवाहित करने की क्षमता है, तो 100 के नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं लगेगा, ज़्यादा जाएगा तो खराब हो सकता है। वही कह रहा प्रवाहित होने वाला धारा के परिमाण के महत्तम मैक्सिमम मान पर निर्भर करता है। यदि उपकरण को कुल शक्ति इस स्वीकृति सीमा से बढ़ जाता है तो उपकरण की आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं, इसे अतिभारण कहते हैं। 100 वाट का मान लेते कि 100 वाट है, 100 वाट की शक्ति का है और इससे ज़्यादा जाएगा, इसी को अतिभारण कहते हैं। 100 वाट की क्षमता है, जा रहा है 102 103, इसी को अतिभारण ओवरलोडिंग जा रहा है, इसको कहते हैं। धारा का मान है 100 वाट का, जा रहा है 102 103 के, तो जाहिर सी बात ओवरलोडिंग कहलाएगा। मैक्सिमम मान से ज़्यादा जा रहा है तो समझिए कि धारा ज़्यादा जा रहा है मैक्सिमम मान से, तो ओवरलोडिंग कहलाएगा। लघु पथन क्या है? लघु पथन अतिभारण तो देख लिया, ओवरलोडिंग देख लिया। तय सीमा से ज़्यादा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ओवरलोडिंग जाएगा। और परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ जाती है। सही बात है, तार के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का परत चढ़ जाती है ताकि करंट ना मार सके। इसके फलस्वरूप चालक तार के एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। चालक तार का होता है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है विद्युत रोधी पदार्थ के कारण। कभी कभी नहीं आता है तो करंट नहीं लगता है। कभी कभी यही चालक तार का विद्युत प्रतिरोध खराब होता है। कभी कभी तारों के विद्युत रोधी परत खराब हो जाता है, कट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिनसे वे आपस में संपर्क में आ जाता है। आपस में क्या होता है? संपर्क में आ जाता है। ऐसा होने पर जब संपर्क में आ जाता है, ऐसा होने पर परिपथ का जो प्रतिरोध जो लग रहा था तनी मनी में, वो लगभग शून्य हो जाता है। परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब प्रतिरोध अगर शून्य हो गया, आर का वैल्यू मान के चलिए 0 हो गया, तो परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध 0 तो धारा ज़्यादा हो जाएगा। धारा अधिक होने लगता है, इसे लघु परिपथ कहते हैं। लघु पथन शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। जहाँ लघु पथन होता है वहाँ चिंगारी भी निकलता है, ठीक ना, जिससे आग भी लग सकती है। अब चलते हैं फ्यूज देखते हैं। फ्यूज विद्युत फ्यूज जो है, फ्यूज का ये विद्युत फ्यूज की बातें क्या है, इसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अधिक होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता अधिक होता है तब ना गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के तुरंत ही कम गलनांक के कारण कम टेम्परेचर पर गल जाता है। गलनांक बहुत कम होता है ना। फ्यूज तार का प्रतिरोधकता बहुत अधिक, गलनांक बहुत कम। प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक है। गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम भी होता है। शीशा टीन के बना रहता फ्यूज। फ्यूज एक प्रकार का तार का टुकड़ा होता है, तार का टुकड़ा। परिपथ में लघु पथन, कभी कभी लघु पथन के कारण, यही अतिभारण ओवरलोडिंग कारण और लघु पथन कारण, इसी के बचाव के लिए फ्यूज लगा जाता है ताकि टीवी पंखा बच सके। सुरक्षा के लिए लगा जाता होगा। फ्यूज एक सुरक्षा कवच है होगा। ज़्यादा प्रतिरोध रहता है तो उष्मा पैदा होता है, उष्मा पैदा होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो गल जाएगा तुरंत, कि गलनांक बहुत कम है तो गल जाएगा, तो सुरक्षा हो जाता है। आगे वाला बिजली खराब नहीं होगा, आगे के तार के लाइन खराब नहीं होगा, टीवी पंखा बच जाएगा फ्यूज से। फ्यूज तार जो है हमेशा श्रेणी क्रम में, हमेशा विद्युमन्य तार में होता है। विद्युमन्य तार मतलब कि मेन तार में,
विद्युमान तार लाल रंग में होता है। फ्यूज हमेशा होता है शीशा टिन के प्रतिरोध ज़्यादा, गलना कम होता है, श्रेणी क्रम में होता है, विद्युमान तार में होता है, विद्युमान तार में यानी कि लाल रंग में होता है। शीशा टिन तांबा टिन भी देता है, तांबा टिन भी रह सकता है। फ्यूज तार की मोटाई जो होता है, इसका मोटाई देखा जाए, मोटाई धारा के समानुपाती होता है। फ्यूज तार की जो मोटाई है धारा के समानुपाती लिखा है, ठीक ना। धारा बढ़ेगा तो मोटाई भी बढ़ना चाहिए। लंबाई और लंबाई के भी समानुपाती होता है। तो फ्यूज तार की मोटाई धारा और लंबाई पर निर्भर करता है। वही कह रहा 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज का तार मोटा होता है। 15 एम्पियर का रहेगा तो मोटा, वह 15 एम्पियर का अनुमतांक रेटिंग का होता है। 15 एम्पियर का तो मोटा रहेगा, इसलिए 15 अनुमतांक रेटिंग का होता है। 5 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज का तार पतला रहता है, तो पतला होने के कारण 5 एम्पियर अनुमतांक रेटिंग का होता है। फ्यूज हमेशा विद्युमान तार में और स्विच भी रहता है विद्युमान तार में हमेशा होता है। बाकी सिर्फ ऐसी है, लिखा है, पढ़ लीजिएगा कहानी की तरह। कैसे सुरक्षा करना है, कैसे बचाव करना है लाइन से, उसी के बारे में लिखल है। माइकल फैराडे के बारे में पढ़ लीजिए। अंग्रेज के भौतिकवाद माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को हुआ। 22 सितंबर 1791 को हुआ। एक गरीब लोहार के परिवार में होता 22 सितंबर 1791 में। मात्र 14 वर्ष की उम्र में माइकल फैराडे, जिनका उम्र 14 वर्ष हो रहा था, 14 वर्ष की उम्र में से ही माइकल फैराडे किसी जिल्दसाज के सहायक के रूप में कार्य करता था। किसी के दुकान पर जिल्द चढ़ाने वाला काम करते थे किताब पर, परंतु उनमें पढ़ने का अद्भुत रुचि था। भले वो जिल्द साज चढ़ाते थे, लेकिन पढ़ने का रुचि बहुत ज़्यादा था। अतः वे उन सभी पुस्तकों को पढ़ लेते थे जिस पुस्तक को जिल्द चढ़ाते थे। जो उनके पास जिल्द चढ़ाने के लिए आता था सब पुस्तक को पढ़ लेते, जिल्द चढ़ा कर दे देते थे जिसको लेना उसको। जल्दी उनमें विज्ञान के प्रगति की अभिरुचि पैदा हो गया। एक बार प्रसिद्ध रसायन शास्त्र सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। माइकल फैराडे को किसका भाषण सुनने का मौका मिला? हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का अवसर मिला। तो फैराडे सुनते हुए उसने भाषण को सावधानीपूर्वक लिखा, उस भाषण को लिख लिया, हम्फ्री डेवी के भाषण को लिख करके उस पर जिल्द चढ़ा करके किताब पर चढ़ा करके वही हम्फ्री डेवी के पास भेज दिया कि तुम्हारा भाषण देख लो पढ़ के। डेवी ने हम्फ्री डेवी फैराडे में छपी प्रतिभा को पहचाना, देखा हम्फ्री डेवी इस तरह से लिखा है, डेवी हम्फ्री फैराडे लिखा इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, हम्फ्री डेवी ने फैराडे को अपनी प्रयोगशाला में काम करने के लिए बहाल करा दिया। तो जन्म होता 22 सितंबर 1791 में। 14 वर्ष की उम्र में फैराडे चल जाते हैं हम्फ्री डेवी के प्रयोगशाला में। अब 22 सितंबर 1491 में 14 वर्ष। अब आगे चलकर 1825 में डेवी के स्थान पर रॉयल्स इंस्टीट्यूट के निदेशक के पद पर आसीन हो गया। 1825 में क्या हो गया, डेवी के स्थान पर है ना प्रयोगशाला में, इन्हीं के प्रयोगशाला में जाते हैं माइकल फैराडे, और उनकी प्रयोगशाला में रॉयल इंस्टीट्यूट जो प्रयोगशाला था यहीं के हम्फ्री डेवी 1825 में निदेशक रूप में पद पर बैठ जाते हैं। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए। विद्युत में भी और चुंबकीय क्षेत्र में अनेक अनुसंधान किए, और तब जाके इनके विषय में बहुत सारा खोज भी किया। बेचारा 1825-67 आते 1997 में 1867 में 25 अगस्त को बेचारा 25 अगस्त 1867 को मृत्यु हो जाता है। 25 अगस्त 1867 को मृत्यु 25 अगस्त 1867 को मृत्यु हो जाता है माइकल फैराडे को।
धारावाही चालक, धारावाही चालक जो है अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। धारावाही जो चालक है अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम, यदि धारावाही मैक्सवेल वाला ठीक ना, दक्षिण हस्त के नियम, यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ से पकड़ना है, कौन से दाएं हाथ से पकड़ना है, ये वाला धारा की दिशा बताएगा अंगूठा, बाकी चुंबकीय क्षेत्र को। कह रहा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ से की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो है, अंगूठा धारा की दिशा को बताता है, और जो बाकी बचा हाथ के अन्य अंगुलियां, ये वाला अंगुलियां है ना, अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये बताएगा आपको धारा की दिशा, ये बताएगा आपको अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दाएं हाथ से पकड़ना है तब। सीधी धारा, सीधी धारा के कारण है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार होती है। देखिए सीधी सीधी धारा निकलती है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जितना रखा है सब वृत्ताकार से होती है। देखिए सीधी है, इधर से निकला इधर हो गया तो वृत्ताकार टाइप पर बन गया। अब सीधी रेखा निकलता है ठीक ना, हमेशा जब वृत्ताकार बन जाता है। वही सीधी धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखा जितना है, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा है सब वृत्ताकार हो जाती है, जिनके केंद्र धारावाही तार पर होते हैं। केंद्र कहाँ होता है, धारावाही तार पर निर्भर रहता है। विद्युत रोधी चालक, विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली को परिनालिका कहते हैं, है ना। परिनालिका देख रहे हैं, विद्युत रोधी रहता है, चालक रहता है। वही विद्युत रोधी चालक पर तार के लंबा लंबा और बेलनाकार कुंडली का तार लपटा जाता है, जिसको कहते हैं परिनालिका। परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटी जाती है उसे क्रोड कहते हैं। जिस पदार्थ पर लिपटी रहता है ना, वो जो लिपटा रहता है, जिस जेका पर रहता है परिनालिका लिपटल, ओका कहते हैं क्रोड। देखिए जिस पदार्थ पर इसको पूरा इस विद्युतरोधी पदार्थ है, जगह पर लंबा लंबा तार लपटा रहता है बेलनाकार टाइप पर, इसको कहते हैं परिनालिका। और जगह पर तारा जो लपटल है, जिस पदार्थ पर लपटल है, ये पदार्थ को बोलते हैं क्रोड। देखिए यहाँ पर है कि जिस पदार्थ पर लपटल है जगह नरम लोहे का क्रोड कहता है। अब नरम लोहे का ही क्रोड का बना देता है विद्युत चुंबक। तो क्या देखिए विद्युत रोधी चालक तार की लंबी बेलनाकार कुंडली रहता है, एक कुंडली को परिनालिका कहते हैं। और जो कुंडली या परिनालिका जिस पदार्थ पर लपटा रहता है, वो लपटी जिस पदार्थ पर रहता है वो कहते हैं क्रोड। कह रहा किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। कोई धारावाही चालक है, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। धारावाही चालक है, तार है मान लीजिए तांबा के, तो धारावाही चालक हो गया। एक चारों ओर का लगता है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर लगेगा तो जाहिर सी बात है चुंबकीय बल भी रहेगा। वही है, अपने धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। धारावाही चालक पर कैसा चुंबकीय क्षेत्र बल लगभग करेगा, तब ना कोई धातु अगल बगल से ढकेल देगा। वही का किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम देख लिए हैं, है ना। अंगूठा, तर्जनी, मध्यम तीनों को बोलते हैं समकोण पर रखते हैं, है ना। तर्जनी क्षेत्र की दिशा बताता है, तर्जनी जो है क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है मध्यमा ये धारा की दिशा बताता है। मध्यमा धारा की दिशा बताता है, पीछे पड़ चुके हैं। और अंगूठा तो है ये बल की दिशा को बताता है। विद्युत मोटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बस है विद्युत मोटर, और बस है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट को लेगा और यांत्रिक में कन्वर्ट करेगा। जब कुंडली किसी चुंबक के बीच अपेक्षित गति करती है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। इस प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अभी हम लोग देखें, है ना, जब कुंडली 1 2 है, किसी चुंबक के बीच कोई चुंबक के दोनों है ना, अपेक्षित गति करते हैं कुंडली को,
तो इसमें विद्युत धारा प्रेरित होता है। इसी विद्युत धारा प्रेरित होता है, इसी प्रभाव को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय। विद्युत धारा हो रहा चुंबक के कारण हो रहा है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत धारा, जब कभी विद्युत कुंडली और किसी चुंबक के बीच, ये कुंडली मान लेते हैं, ये चुंबक है, दोनों के बीच में कुंडली और किसी चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है, तब कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होता है। कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है। इस प्रभाव को ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का नियम वही है, बायां हाथ वाला नियम है, तो दायां हाथ वाला है। इसमें भी दाहिना हाथ अंगूठा तर्जनी समकोण पर रहता है, मध्यमा भी। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, और अंगूठा जो है गति की दिशा बताता है, और मध्यमा से प्रेरित धारा की दिशा बताता है। इसमें भी देखें हम लोग का तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। इसमें भी तर्जनी जो है क्षेत्र की दिशा, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसमें है से तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा जो है गति की दिशा को बताता है। अंगूठा जो है बल की दिशा को संकेत करता है। अंगूठा जो है गति की दिशा में ही हो। मध्यमा प्रेरित दिशा को बताता है। मध्यमा जो है प्रेरित दिशा, मध्यमा जो है धारा की दिशा को में सब कन्वर्ट करता है। ये देख लीजिए, कन्फ्यूज है, ठीक ना, एनसीईआरटी में देख लीजिए, मजबूत हो जाएगा। विद्युत जनित होता है या डायनेमो कहते हैं इसको। विद्युत जनित कहो या डायनेमो कहो, एक काम है का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा पूछेगा। विद्युत जनित या डायनेमो में किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है। जब बीच में ऊपर नीचे होता है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, जिसके कारण ऊर्जा आने लगता है। तो वही कह रहा है, विद्युत जनित या डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक को क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है, वो भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा। विद्युत शक्ति संचरण में ऊर्जा की क्षति कम करने के लिए उच्च विभवांतर का व्यवहार होता है। विद्युत शक्ति संचरण हो रहा है, उसमें ऊर्जा की क्षति को कम करना चाहते हैं आप, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? तो विद्युत शक्ति संचरण में ऊर्जा की क्षति को कम करने के लिए उच्च विभवांतर का व्यवहार करेंगे। जितना विभवांतर उच्च हो सके, उच्च विभवांतर का व्यवहार होता है। घरेलू परिपथ में विद्युमान तार और उदासीन तार के बीच समांतर क्रम में जोड़ता है। विद्युमान तार और उदासीन तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसको। विद्युमान तार और उदासीन तार दोनों के बीच में क्या बोलते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। स्विच और फ्यूज हमेशा विद्युमान तार के बीच में लगते हैं। विद्युमान तार जो लाल रंग का होता है, इसी को लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर, स्विच और फ्यूज, कुछ चीज होता है विद्युमान तार के बीच में होता है। विद्युत परिपथ का अतिभारण लघु पतन से बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षित फ्यूज होता है। विद्युत परिपथ का अतिभारण में ओवरलोडेड हो जाता है, और लघु पतन है ना से बचाव के लिए फ्यूज चाहिए। फ्यूज सही उत्तर के लिए क ख चुनना है। किसी सीधे चालक में, कोई सीधा चालक है, मान लीजिए चालक सीधा है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किए थे? तो धारा की दिशा ना जी, धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र। अभी भी हम लोग देखें तो मोटका अंगुलिया बताता चुंबकीय क्षेत्र, ये बताता चुंबकीय क्षेत्र, अन्य अंगुलिया मोटका बताता धारा, और दो चीज है ये है। तो वही धारा की दिशा और उसके से संबंध, धारा से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम। अभी देखें हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम अनुसार यदि धारावाही चालक को दाएं हाथ से पकड़ते, दक्षिण हस्त है तो दाएं हाथ के मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को संकेत करता है, और अन्य अंगुली जो हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। हो गया धारा, मोटका अंगुलिया बताता धारा की दिशा, और अन्य अंगुली जो हो गया चुंबकीय क्षेत्र, दुई है ये है। तो फिर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम बोलता है। किसी विद्युत धारा वही सीधी लंबी पनका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सिरों की ओर
जाने पर शून्य होता है। कोई विद्युत धारा सीधी लंबी परिनलिका के भीतर के बात हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? जिसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। कोई भी धारा है, धारावाही तार है, मान लेके सीधी और लंबी परिनलिका है। परिनलिका पर लपेटे पूरा तार है ना, पूरा तार लपेटे है। परिनलिका के भीतर एक अंदर इसके सिरों की ओर जाने पर इधर जाइए या इधर जाइए, सिरा दोनों तरफ है ना। तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र का होता है, घटता है। सिरों की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है भाई। इधर चुंबकीय क्षेत्र और इधर चुंबकीय क्षेत्र दोनों सिरा की ओर है, अंतिम छोर पर। तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा घटता है, ठीक ना। यानी परिनलिका में जाइएगा आप, इधर जाइए, सिरा पर जाइए, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र घटता है। कहाँ घटता है? तो सिरा पर एकदम। कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट, वो भी लंबा और विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यूं तो ही विद्युत धारावाही था, ये सीधी लंबी परिनलिका के भीतर सिरों की ओर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। लेकिन यहाँ कह रहा है ये भी लंबा है, विद्युत धारावाही तार है, वही है निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। वो भी हो गया, ये भी देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सकेंद्र क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है यही चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का, सकेंद्री मतलब एक बिंदु पर है ना। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगता है? मतलब कोई परिनलिका है ना, कह रहा है लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन। तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लगता है अगले बगल में लगता है जी, वो भी कैसे लगता है? गोल लगता है। तो विद्युत सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं की ओर, सकेंद्री बोलते हैं, सकेंद्री केंद्र की तार की ओर लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो नरम लोहा का प्रयोग करते हैं, है ना। विद्युत चुंबक बनाना है तब। इस्पात का नहीं, इस्पात का अस्थायी हो जाता है, नरम लोहा का बना जाता है अस्थायी रूप से। देख लीजिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम में अंगूठा किसका संकेत बताता है? अंगूठा तो भाई बल का दिशा बताता है। फ्लेमिंग के वाम हाथ ना, देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम बताता है, तर्जनी छेद की दिशा बताता है, माध्यमा धारा की दिशा बताता है, माध्यमा से धारा की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। अंगूठा यही पूछा, अंगूठा किसका? तो बल की दिशा। तो हम लोग देखें अभी फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, अंगूठा तो बल की दिशा बताता है। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग। किस प्रोटॉन का निम्नलिखित गुण में से कौन सा गुण जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो वेग करते समय इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है जब वेग करता है तब। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे जी ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे, जो जनरेटर में होता है, जो फ्लक्स को काटता ना है, जितना फ्लक्स काटेगा उतना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कर था फैराडे। तो विद्युत जनरेटर में पैदा होता है, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है जनरेटर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? यहाँ से देखिए, पश्चिम की ओर, ये कह रहा पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनराशि कण या अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? कहने का मतलब हुआ, ये देख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हमारा जनरेटर होता है जब फ्लक्स को काटता है तो ना, जब जो दो चुंबक के बीच फ्लक्स काटता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है। तो वही कहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना
कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। कहने मतलब कुंडली हो, एक चुंबक है, ये दोनों के बीच में, कुंडली और चुंबक के बीच, ऐसे ना कहिए, ऐसे कर सकते हैं। कुंडली है ना, ऐसे देखिए ना, कुंडली है और चुंबक है, दोनों के बीच में गति उत्पन्न होता है। यहाँ पर बीच में गति करिएगा, चाहे चुंबक हिलाइए कुंडली के सामने या कुंडली हिलाइए चुंबक के सामने, गति करवे करेगा। तो ही है कुंडली और चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित होने लगता है विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कहलाता है। जो विद्युत पैदा करता है उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर काम करता है, इसको डायनामो बोलते हैं, इंग्लिश में जनरेटर। वास्तव में विद्युत उत्पन्न करने वाला शक्ति युक्ति को कहते हैं जनित्र, जनरेटर। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है? ऊर्जा के परिवर्तक तरह कार्य करता है। वास्तव में विद्युत जनित्र जो है जनरेटर क्या है? विद्युत द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न तो करवे करता है, वही विद्युत जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ऊर्जा के परिवर्तित की तरह काम करता है ना, परिवर्तन करते हैं जी, है तो ऊर्जा में लान दिया, करंट लान दिया, तो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह कार्य करता है विद्युत जनित्र। वही विद्युत जनित्र ऊर्जा के परिवर्तित की तरह कार्य करता है, और वही विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर चलता है। तब ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के आधार पर विद्युत के ऊर्जा को परिवर्तित की तरह कार्य करता है। एसी को डीसी जनरेटर में, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है? अंतर यही है, एसी जनरेटर में सर्पी वाले होता है। एसी में कैसा होता है? सर्पी, जबकि डीसी जनरेटर में दिग परिवर्तन होता है। एसी में क्या होता है? ऐसे चलता है सर्पिकल, और डीसी में ऐसे चाहे सीधे चलेगा या दिग परिवर्तन होगा, चाहे ऐसे भी हो सकता है ना, ऊपर है पार ना होगा, और यही तो सर ऊपर नीचे चलेगा, ये हमेशा सीधा चलेगा ना तो ऐसे चलेगा, है ना। एसी जनित सर्पिली होता है, ये सर्पिली हो गया पूरा, और डीसी जनित दिग परिवर्तन होता है। दिग परिवर्तन मतलब डायरेक्ट भी चलेगा, डायरेक्ट। हमारे मकान में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह हमारे मकान में 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा यानी केसी होता है। भाई कैसा होता है? एसी धारा होता है घर में। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में विद्युत विधारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा होता है। थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन में कहते हैं लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा होता है। अब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, इसलिए फ्यूज लगा जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर विद्युतरोधी पदार्थ की परत चढ़ाता है, सुरक्षा के लिए। सही बात है। इसके फलस्वरूप चालक जो तार है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आता है विद्युतरोधी पदार्थ के कारण। कभी कभी तारों के विद्युतरोधी परत के खराब हो जाता है, जो कवर रहता है तार के ऊपर खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त होता है, वे आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का जो प्रतिरोध है लगभग शून्य हो जाता है। लगभग शून्य होगा तो प्रतिरोध शून्य होना, तो धारा का मान बढ़ जाना, अब बढ़ गया तो इसी को कहते हैं लघु पथन कहते हैं। तो लघु पथन में क्या देखें हम लोग? समय परिपथ में विधारा का मान बढ़ जाता है। कब? प्रतिरोध इस समय क्या होता है? इसमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा है ना मैक्सिमम हो जाता है। प्रतिरोध विधारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। 220 वोल्ट चाहिए, 50 हर्ट्ज चाहिए, 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। कौन कौन? गर्म जीवित कहते हैं, ठंडा उदासीन कहते हैं, भूयोजित होते हैं। इन तारों के रंग होते हैं कैसा? गर्म जो होता है जीवित रहता है, जिसको विद्युमानी तार कहते हैं, लाल रंग का होता है। विद्युमानी तार गर्म जीवित कहते हैं, इसको लाल। ठंडा उदासीन जो कहता है वो काला होता है। तो ठंडा इस आदमी ठंडा होकर काले हो जाता है। अब अर्थ होता है जो हरा होता है, हरा है ना, अर्थ मैंने पृथ्वी। भूयोजित घास होता है हरे
अर्थ भोजित में भूमि पर घास हरा न होता, हरा इसलिए हरा होता। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, यानी कि विद्युन्मानी तार में बोल सकते हैं। और गर्म तार को बोला जाता है जीवित ठंडा। गर्म तार तो जीवित बोलते हैं, लाल रंग का होता है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, लघुपथन अतिभारण दोनों के लिए, ओवरलोडिंग में भी और लघुपथन है ना में भी। विद्युत फ्यूज आधारित है विद्युतधारा के उसमें प्रभाव पर, विद्युतधारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है विद्युत फ्यूज। जितना प्रतिरोध बढ़ता है विद्युत फ्यूज जो है विद्युतधारा के उसमें प्रभाव का बोलता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें प्रभाव बढ़ेगा, उसमें प्रभाव बढ़ेगा तो फ्यूज गल जाएगा, जिसके उसका गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। इसलिए विद्युत फ्यूज विद्युतधारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, तो विद्युत फ्यूज जोड़िए, कुछ जोड़िए विद्युन्मानी तार में, गर्म तार में जोड़ते हैं, गर्म तार में जो लाइव चाल करते हैं इसको। अगला विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेड ने सबसे पहले खोज निकाला था। विद्युतधारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युतधारा में करंट में चुंबकीय प्रभाव पैदा होने लगता है, ऐसा ऑस्टेड ने सबसे पहले बताया था। फैराडे ने प्रयोग द्वारा सबसे पहले सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है ना। ये तो बोला कि विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव, ये तो विद्युतधारा जब गुजरेगा ना तो अगल बगल चुंबकीय प्रभाव पैदा होगा, ऑस्टेड बोलता है। लेकिन फैराडे बोलता है कि यही सबसे पहले सिद्ध करता है कि धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ क्षेत्र में बल लगता है। फैराडे ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया, क्या किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। धारावाही चालक पर, तारवा पर कह रहा है, देखिए ना ये तार है ना जी, ये तार पर चल लगता है, तारा पर लगता है, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है इस पर। जब किसी सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र के समकोणिक दिशा में चला जाता है तो तार में प्रतिधारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चलता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम चलता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। विद्युन्मानी तार सामान्यतः लाल रंग का होता है और जीवित कहते हैं इसको, स्विच सब लगता है में। विद्युत उपकरण का धातु आवरण भू तार से जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु है, धातु आवरण भू तार से जोड़ा जाता है। धातु आवरण जो है भू तार से जोड़ना जरूरी है। अतिभारण से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है ताकि इस अतिभारण से सुरक्षा हो सके। संचरण के क्रम में ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन से उच्च ऊर्जा विभवांतर पर भेजे जाते हैं। संचरण के क्रम में ऊर्जा को हानि को कम करने के लिए विद्युत पावर स्टेशन देखे हैं, वहाँ उच्च ऊर्जा उच्च विभवांतर पर भेजी जाती है ताकि हानि कम हो सके। दिक् परिवर्तन में डीसी दिक् परिवर्तन युक्त जनरेटर डिश धारा उत्पन्न करते हैं। घरेलू वायरिंग में स्विच विद्युन्मानी तार से जोड़ा जाता है। स्विच जो है विद्युन्मानी तार लाल रंग में जोड़ा जाता है। सही कलर का चयन करना है। विद्युत चुंबक विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो हाँ भाई विद्युत धारा है तो भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसा बात कौन बोला था? विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव, यह चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। नहीं, चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने सबसे पहले खोज निकाला था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेगा ना, चुंबकीय प्रभाव ऑस्टेड ने बताया था सबसे पहले। यही फैराडे ने बताया था, प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि सर्वप्रथम सिद्ध किया, सबसे पहले बताया ऑस्टेड चुंबकीय प्रभाव, लेकिन सिद्ध किया था कि धारावाही चालक पर जो तार है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है। यहाँ विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और सिद्ध किया था फैराडे ने इसको। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। धारावाही चालक है, यह भी धारावाही चालक है और चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है और एक उठा कर चुंबकीय क्षेत्र पर रखते हैं, उस पर कोई बल न काम करेगा, क्योंकि धारावाही चालक वो भी करंट है, उसको वो भी धारा पैदा करेगा। और वह चुंबकीय क्षेत्र जाकर तारों पर रख दीजिएगा तो कोई बल काम नहीं करेगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो ऐसा सही बात है, तो ऐसा ये बोल रहा है कि गलत होगा, जबकि
पैदा करता है ना। जब करंट जाएगा एक तार लान देगा पर चढ़ा दीजिए इसे, तो जाहिर सी बात है पैदा करता है, दोनों भाग जाएगा एक दूसरे से इधर उधर। तो ये बोल रहा है कोई बल नहीं कर लगता है, तो गलत बोला ना। समान प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित नहीं कर समान करता है तो विकर्षित, जबकि असमान एक दूसरे के प्रतिकर्षित करता है, गलत बात बोल रहा है। दिक् परिवर्तन डीसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को बदलता है। तो हाँ, दिक् परिवर्तन जो है डीसी मोटर की कुंडली में धारा की दिशा को चेंज करता है, इसे कहते हैं डीसी। विद्युत जनित एक युक्ति है, हाँ ये है, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही बात है। धारावाही सीधे चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा और उससे जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से मिलता है। तो हाँ, धारावाही सीधा चालक है के कारण उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और धारा है, दो को तहिए है, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। यही चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के नियम से मिलता है। हाँ, घरों में विद्युत परिपथ लगाने के लिए विद्युत आपूर्ति का जो तार पृथ्वी के संपर्क में रहता है उसे अर्धवाहक या भूतार कहते हैं। तो हाँ, हरे विद्युरोधन वाला तार प्राय विद्युमान तार होता नहीं, लाल रंग का होता है विद्युमान, हरा होता है अर्थ तार जो पृथ्वी के संपर्क में रहता है। कह रहा है चुंबक जो है लोहे के बनी हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक ना। विद्युत धारा से जो उत्पन्न होता है चुंबक, उसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसमें एक जो चुंबक का आकर्षण बल चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु, सिरा माने अंतिम बिंदु, अंतिम सिरा लास्ट चीज को, सिरा का वह अंतिम बिंदु जहाँ चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा रहता है। चुंबक का आकर्षण बल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ज्यादा रहता है, इसलिए चुंबक का अंतिम छोर पर, अंतिम सिरा पर चुंबक का आकर्षण बल ज्यादा रहता है। यहाँ पर कोई वस्तु को ज्यादा खींचता है, इसलिए आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव है। जब चुंबक को हम लोग स्वतंत्र लटकाएंगे, एक ध्रुव उत्तर की ओर, एक ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। उत्तर ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। और दोनों ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा है उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। कह रहा है सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित। सजातीय मतलब एक दूसरे का प्रतिकर्षित मतलब कि रिपेल कहते हैं, रिपेल। सजातीय रहेगा, सजातीय रहेगा एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षण में दूसरी ओर फेंकेगा। यही विजातीय रहेगा तो आकर्षण होता है, एक दूसरे को सटा देता है। वैसे पदार्थ जिन पदार्थ से हम लोग वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। जो पदार्थ का चुंबक अगर आकर्षित कर लिया तो चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि लोहा को चुंबक आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना। कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, कोबाल्ट, निकेल यहाँ निकेल, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा उनसे कुछ मिश्र धातु। लोहा, कोबाल्ट, निकेल है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तो ये है, और लोहा, कोबाल्ट, निकेल के अलावा जो बनेगा मिश्र धातु, वो भी कुछ मिश्र धातु भी है। अगला पॉइंट है जिन पदार्थ, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है और चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक, पीतल अचुंबकीय है। कह रहा है जब किसी कंपास सुई है, सरल कंपास सुई के निकट कोई चुंबकीय ऐसे दक्षिण उत्तर रहता है